हम्म। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो जैसे पिछली वीडियो में बच्चों हमने 6 लेसन मैंने आपको कविता समझाई थी, तो आज हम हमारी बसंत बुक का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए ये हम समझेंगे। ये एक ये पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा निबंध है, जिसके अंदर देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने इसमें हमें स्पष्ट किया है। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हम जब कभी भी सवेरे उठ के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारे ये जो ठगी, डकैती, कहीं चोरी हो गई, कहीं तस्करी हो गई और भ्रष्टाचार के समाचारों से जो समाचार पत्र हैं वो भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप लगाना, किसी पर दोष लगाना, और प्रत्यारोप हो गया कि उसके जवाब देने के लिए सामने वाला भी आरोप लगाता है। तो वातावरण कुछ देश के अंदर ऐसा बन गया लगता है कि ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है, क्योंकि समाचार पत्रों में हमें ऐसे ही समाचार पढ़ने को मिलते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह, शक, हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से, शक की नजर से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष मतलब कमियां, अवगुण। जितने ही ऊंचे पद पर हैं कि देश के अंदर जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर उतने ही ज्यादा दोष भरे पड़े और उन्हीं को ही ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बार एक आदमी ने अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा कि इस समय, ऐसा समय जो देश के अंदर जो वातावरण, जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का जो वातावरण बना हुआ है, कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर वो कोई भी काम करेगा तो लोग उसके अंदर दोष ही दोष खोजेंगे। कोई भी काम करेंगे उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे, उसके अंदर कमियां क्या है ये देखा जाता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उसके अंदर अगर कोई अच्छाई है, कोई गुण है, तो वो सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उन अच्छाइयों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ दोष ही उसके देखने में लग जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा कि दोष जो हैं उसके अंदर कितनी कमियां हैं, उन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा उसको दिखाया जाएगा। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। और यही कारण है कि जब किसी के दोषों को, किसी के अवगुणों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो उसकी जो अच्छाई है वो उसमें छिप जाती है और इसीलिए ये लगता है कि आदमी जो है वो दोषी अधिक है, उसके अंदर उसकी कमियां ज्यादा है, उसके अंदर गुण बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो अगर ऐसी स्थिति है, देश के अंदर ऐसा वातावरण है, तो ये अवश्य ही चिंता का विषय है कि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति जो है, जो भारतवर्ष ने दी है, तो ये चिंता का विषय है कि कहीं वो कहीं ना कहीं आलोप ही ना हो जाए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये हमारा वही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे महान मनीषियों तिलक जी और गांधी जी, महात्मा गांधी जी का नाम हम सबने सुना है, तिलक का नाम सबने सुना है, तो जिनकी वजह से आज हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ है, तो जिनकी कार्यों की वजह से, उनकी कोशिशों के फलस्वरूप, और उन्होंने जिस भारतवर्ष का सपना देखा था, क्या वो यही है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया कि हमारे वो महान मनीषी रविंद्रनाथ ठाकुर जी, मदन मोहन मालवीय जी, उनकी जो एक संस्कृति, जो महान संस्कृति इन सब लोगों ने हमारे देश के लिए दी थी, हमारे देश को जो गुण दिए थे, इन्होंने जो नैतिक मूल्य हमें दिए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो अतीत का भारतवर्ष था वो कहाँ डूब गया? वो सभ्यता, संस्कृति, वो गुण, वो नैतिक मूल्य कहाँ कहीं खो गए।
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र। क्या सूख ही गया? मानव महासमुद्र किसको कहा गया है? हमारे देश भारत को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जातियां आई, आर्य और द्रविड़ आकर बसे, हिंदू और मुसलमान हुए, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, कि इन सब के द्वारा जो आदर्श, जो सभ्यता, जो संस्कृति और जो नैतिक मूल्य हमें दिए गए, हमारे भारतवर्ष की जो एक पहचान है, तो इसीलिए भारत को मानव महासमुद्र कहा गया। कि क्या वो कहीं सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे वो जो महान मूल्य हैं वो कहीं खो गए हैं। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा जो भारत देश है वो हमारे महान मनीषियों के सपनों का ही भारत है। जैसा सपना उन्होंने हमारे देश के लिए देखा था कि ये भारत जो है वो विश्व गुरु कहलाएगा, पूरे विश्व के अंदर हमारी एक अलग पहचान बनेगी, तो वो उनका जो सपना है वो वैसा ही रहेगा हमारा भारत। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये सही है कि इन दिनों माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जीविका चलाना होता है कि अपनी रोजी रोटी कमाना, और वो निरीह, मतलब निरीह हम उसको कह सकते हैं जिन पर तरस किया जा सके, तरस योग्य, और भोले भाले जो श्रमजीवी, श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो पिस रहे हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं और वो रोजगार करते हैं, जिनका रोजगार जो है वो झूठ पर आधारित है, फ्रेब पर आधारित है, तो दूसरों को बहला फुसलाकर धन इकट्ठा करने पर आधारित है, तो वो लोग फल फूल रहे हैं। आज का जो वातावरण है वो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल क्या है कि जो ईमानदार है उसको मूर्ख कह दिया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कि जो ईमानदार है वो मूर्ख है, ये समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू क्या है कि डरपोक, बेबस जिनका बस नहीं चलता, ऐसे लोग। तो ये लगता है कि सच वही लोग बोलते हैं जो डरपोक हैं या जो बेबस हैं, जिनका कहीं बस नहीं चलता। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो स्थिति क्या बनी हुई है कि स्थिति ये बनी हुई है कि जो लोग सच बोलते हैं उनको मूर्ख समझा जाता है, जो ईमानदार है उनको भी मूर्ख समझा जाता है, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको इस देश के अंदर यहाँ ये समझा जाता है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसी स्थिति के कारण जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था विश्वास, जो लोगों का विश्वास जो इन मूल्यों के ऊपर से डोलने लगा है, लोगों के मन में ये आने लगा है कि इन मूल्यों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अब हमारे देश में क्या था कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन आज का अगर हम माहौल देखें तो सभी लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को जुटाने के चक्कर में वो हम अपने सारे नैतिक मूल्य, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो आंतरिक गुण है, मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण हैं वो भी कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देते। लेकिन पहले ऐसा था कि हमारे देश के अंदर भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, और उसी दृष्टि से जो मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है वही चरम और परम है कि हमारी जो संस्कृतियाँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे महान मनीषियों ने हमें दी है, वही परम और चरम है कि उसी को हम लेकर चले। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अब लोभ, मोह, काम, क्रोध
ये ऐसे गुण हैं कि जो हर एक मनुष्य के अंदर ऐसे विचार जो विद्यमान रहते हैं। कभी कोई अच्छी चीज देख करके हमारे मन में लोभ आ जाता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए। किसी चीज से हम ज्यादा मोह करते हैं तो हमें ये होता है कि कैसे भी करके हम उसको प्राप्त कर लें। उसके लिए चाहे हमें कोई भी रूप अपनाना पड़े, चाहे कोई गलत काम भी करना पड़े। काम क्रोध से तो लोग भरे ही पड़े हैं। और ये सारे जो ऐसे गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं, भरे रहते हैं, उसके अंदर होते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन होता क्या है कि उनको हम प्रधान शक्ति मानना, काम क्रोध और लोभ मोह को प्रधान शक्ति मान लेना, ये सही नहीं है। अगर हम लोभ मोह काम क्रोध को प्रधान शक्ति मान के अपने मन और बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ इन 4 गुणों के आधार पर, उनके आधार पर काम करना शुरू कर देंगे और उनके इशारे पर अपने मन और बुद्धि को नाचना छोड़ देंगे तो ये बहुत बुरा आचरण है। यह आचरण सही नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे भारतवर्ष में जो हमारे जो महान मनीषियों ने हमें जो मूल्य समझाए हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उन्होंने इसको उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखना, मन पर काबू रखना। उन्होंने ये है कि संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम के बंधन से बांधना मतलब अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर काबू रखना। जो सही है वही काम करना, उसी के हिसाब से काम करना। कि अपने मन पर संयम रखने के लिए हमें जो योग की जो शिक्षा है वो भी दी जाती है कि कैसे हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं और अपने मन को इधर उधर भटकने से बचा सकते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब अगर यहाँ हम बात करते हैं भूख, अगर हमें भूख लगी है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें अभी कुछ खाने को मिलना चाहिए। उसकी उपेक्षा हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, उसको हम ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज में हम देरी नहीं कर सकते, उसकी दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको तुरंत ही दवाई दिलवाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह हम उसको कहते हैं जो अपने सही रास्ते से भटक गया हो और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई जो उपाय जो हम कर सकते हैं उसमें भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बंद कर देते